नमस्कार। मैं डॉक्टर अमित कुमार मानव भूगोल की इस लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए आपके लिए मानव भूगोल का अध्याय 5। यह इस अध्याय का पहला भाग है। अध्याय का नाम है प्राथमिक क्रियाएं यानी प्राइमरी एक्टिविटीज़। आज की इस वीडियो के जो बिंदु हैं, मुख्य बिंदु हैं, वह हैं आर्थिक क्रियाओं से अभिप्राय, यानी आज आप इस वीडियो में जानेंगे आर्थिक क्रियाओं के बारे में, आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। इसके साथ साथ आप जानेंगे आर्थिक क्रियाओं के प्रकार, यानी आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, यानी कौन कौन सी आर्थिक क्रिया, कौन कौन सी मानवीय क्रियाओं को आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है, ये सब जानेंगे। इसके अलावा आप इस वीडियो में जानेंगे प्राथमिक क्रियाओं से अभिप्राय, यानी प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं, प्राथमिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, ये सब आप आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। आर्थिक क्रियाओं से अभिप्राय, जैसे कि आप जानते हैं, मनुष्य की जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान, इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मनुष्य कई प्रकार के क्रियाकलाप करता है। इसी तरह वे क्रियाकलाप जिनसे आय अथवा इनकम प्राप्त होती है आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। इन्हें इकोनॉमिक एक्टिविटीज का भी कहा जाता है। यानी सामान्य रूप में यह कह सकते हैं, यानी मानव द्वारा की जाने वाली वे क्रियाएं जिनके द्वारा उसे अर्थ लाभ होता है आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। आर्थिक क्रियाओं को उनके स्वभाव के आधार पर, उनकी विशेषताओं के आधार पर कई वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे कि प्राथमिक क्रियाएं, इन्हें प्राइमरी एक्टिविटीज भी कहा जाता है। ये मनुष्य द्वारा की जाने वाली ऐसी क्रियाएं हैं जो मुख्य रूप से प्रकृति से प्रभावित होती हैं। अगली हैं द्वितीय क्रियाएं यानी सेकेंडरी एक्टिविटीज। अगली हैं तृतीय क्रियाएं यानी टर्टियरी एक्टिविटीज। और चौथी हैं चतुर्थ क्रियाएं यानी क्वाटरनरी एक्टिविटीज। आज की वीडियो में आप बस प्राथमिक क्रियाओं के बारे में ही जानेंगे, क्योंकि यह अध्याय 5 से संबंधित है। जैसे कि आप जानते हैं, अध्याय 5 का जो टॉपिक है, शीर्षक है, वह प्राथमिक क्रियाएं हैं। तो आज की वीडियो में आप प्राथमिक क्रियाओं के बारे में ही जानेंगे। प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती हैं, क्योंकि ये प्राथमिक क्रियाएं पृथ्वी से या पृथ्वी के संसाधनों जैसे कि जल, भूमि, वनस्पति, भवन निर्माण सामग्री एवं खनिजों के उपयोग के विषय को बतलाती हैं। प्राथमिक जो कार्यकलाप हैं उन्हें करने वाले लोग लाल कलर श्रमिक यानी रेड कलर वर्कर्स कहलाते हैं, क्योंकि इनका जो कार्य क्षेत्र है घर से बाहर होता है। यानी प्राथमिक कार्य में जो लोग जुड़े होते हैं प्राथमिक कार्यों से, उन्हें कार्य करने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है। उदाहरण के लिए, और कोई व्यक्ति कृषि संबंधी प्राथमिक कार्य से जुड़ा हुआ है तो उसे कृषि कार्य करने के लिए घर से बाहर अपने खेत पर जाना पड़ेगा, वहाँ कृषि कार्य अपना संपादित करेगा। प्राथमिक क्रियाएं कई प्रकार की होती हैं। उनके स्वभाव, उनकी विशेषताओं के आधार पर उन्हें कई वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यहाँ कुछ संक्षेप में बता देते हैं। पहली है आखेट एवं भोजन संग्रह। ये आखेट एवं भोजन संग्रह है, ये प्राचीन समय की आर्थिक क्रिया है। प्राचीन समय में अधिक होती थी जब मानव सभ्यता का प्रारंभ हुआ था। अगली है पशुपालन, उससे अगली है कृषि, उससे अगली है खनन। ये 4 तरह की आर्थिक क्रियाएं होंगी। आखेट एवं भोजन संग्रह, पशुपालन, कृषि और खनन, ये चारों आर्थिक क्रियाएं ऐसी हैं
जिन्हें प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। बारी बारी से इन चारों के बारे में संक्षेप में जान लेते हैं। जैसे कि आप ये तस्वीर में देख रहे हैं, ये दो महिलाएं हैं और ये वन से फलों को एकत्र कर रही हैं, यानी खाद्य भोजन संग्रह कर रही हैं। इसी तरह प्राचीन समय में आखेट यानी हंटिंग एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया थी, जिसमें लोग भोजन प्राप्ति हेतु जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियों को पकड़ते थे और ये महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया थी प्राचीन समय में आखेट। और दूसरी जो प्राथमिक क्रिया है, महत्वपूर्ण प्राथमिक क्रिया है, वह थी भोजन संग्रह। प्राचीन समय में मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं में से भोजन की प्राप्ति हेतु अपने समीपवर्ती जो जंगल थे वहाँ से खाने योग्य पौधों तथा महत्वपूर्ण या खाने योग्य कंदमूल आदि का एकत्रण करता था। ये क्रियाएं प्राचीन समय में बहुत ही महत्वपूर्ण थीं। भोजन संग्रह की जो प्रक्रिया है वर्तमान समय में इसने व्यापार का रूप धारण कर लिया है। उदाहरण के लिए जैसे कि पेड़ों की छाल से कुनेन बनाना, वृक्ष के तनों से प्राप्त होने वाले रेशे का उपयोग कपड़े बनाने के लिए किया जाने लगा है, पत्तियों का उपयोग पेय पदार्थों, दवाइयों आदि के रूप में किया जाने लगा है, और वृक्षों की शाखाओं से रबड़, राल आदि की प्राप्ति की जाने लगी है। इन चीज़ों को प्राप्त करके आदमी का मुख्य जो उद्देश्य है अर्थ का अर्जन करना है, आमदनी का अर्जन करना है। इस तरह से भोजन संग्रह वर्तमान समय में एक व्यापारिक क्रिया बन गया है। अगला है पशुपालन। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होता चला गया तब मनुष्य की जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं उनमें भी परिवर्तन आता चला गया। जैसे कि प्रारंभ में मनुष्य आखेट करता था, शिकार करता था, हंटिंग करता था। उसके बाद साथ साथ उसने भोजन संग्रह की क्रियाकलाप को अपनाया और उसके बाद उसने पशुपालन यानी पशुओं को उसने पालना शुरू कर दिया। प्रारंभ में पशुओं का पालन मुख्य रूप से चलवासी पशुचारण का प्रकार था। चलवासी पशुचारण का तात्पर्य ये है कि जो पशुपालक थे सुबह के समय अपने पशुओं को एकत्र करके निकटवर्ती घास के मैदान में ले जाते थे, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। इसमें सुबह के समय जब निकटवर्ती घास के मैदान में जाते थे, पूरे दिन भर पशु वहाँ पर अपना घास चरने का कार्य करते थे और शाम होने के समय या शाम होने से पहले पशुपालक या पशुचारक अपने पशुओं को एकत्र करके इकट्ठा करके और शाम को अपने घर वापस आ जाता था। ये उनकी दिनचर्या थी और इस तरह से ये चलवासी पशुचारण प्रक्रिया कहलाती थी। फिर अगली जो पशुपालन की स्थिति आई वाणिज्यिक पशुपालन। जैसे जैसे मनुष्य अपना विकास करता चला गया उसने पशुओं का पालना वाणिज्यिक स्तर पर शुरुआत कर दी। पशुपालन की इस प्रक्रिया में मुख्य उद्देश्य होता है पशुओं से अधिक उत्पादन की प्राप्ति, दुग्ध उत्पादन हो या अन्य वो किस तरह का उत्पादन हो उसकी प्राप्ति करना होता है ताकि उसके द्वारा वह अधिक से अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त कर सके। आगे देखते हैं अगली जो प्राथमिक क्रिया है वह कृषि है। प्राचीन समय में कृषि जो थी आदिमकालीन थी, पिछड़ी हुई कृषि थी। कृषि के उस प्रकार में मनुष्य निकटवर्ती जंगल के कुछ भूभाग से वनों को काटकर वहाँ एक छोटे से खेत का निर्माण करता है और वहाँ बिना किसी रासायनिक खादों के उपयोग के वह फसल का उत्पादन करता है। इस तरह से प्राप्त किए गए खेतों से
पहले साल उत्पादन अच्छा होता है, उससे अगले साल उत्पादन में कमी आ जाती है, तीसरे साल उत्पादन में और कमी आ जाती है, और चौथे साल में उत्पादन नाम मात्र का होता है। जब उस भूभाग से उत्पादन फसलों का उत्पादन ना के बराबर होने लगता है, तो मनुष्य या कृषक उस खेत को छोड़कर उसके सभी बढ़ती जंगल से वृक्ष काट के नवीन खेत का निर्माण करता है, और इस तरह से ये एक जगह से दूसरी जगह खेत बनाकर खेती करता चला जाता है, और ये घूम घूम कर खेती करता है। इस तरह की कृषि को झूम कृषि या स्थानांतरणशील कृषि आदि के नाम से कहा जाता है। इस कृषि को बर्तन कर्तन और दहन एंड स्लैश एंड वंश आदि के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन समय में कृषि का यह रूप देखने को मिलता था। कृषि के उनके स्वभाव प्रकृति के आधार पर कई वर्गों में रखा जाता है, यानी उनकी महत्वपूर्ण इन उपयोगिता के आधार पर। जैसे कि पहला है निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि में जो मुख्य उद्देश्य है निर्वाह कृषि का, वह जीवन यापन करने हेतु खाद्य पदार्थ की प्राप्ति करना होता है। निर्वाह कृषि को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे कि पहली है आदिकालीन निर्वाह कृषि। कृषि के इस प्रारूप में कृषक द्वारा फसलों का उत्पादन स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही किया जाता है, वह अतिरिक्त फसल उत्पादन नहीं करता है। और कृषि का निर्वाह कृषि का दूसरा जो रूप है वह है गहन निर्वाह कृषि। कृषि के इस रूप में कृषक स्थानीय लोगों की आवश्यकता के अतिरिक्त भी फसलों का उत्पादन करता है, और अपने स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद जो अतिरिक्त खाद्यान्न या खाद्य सामग्री बचती है, वह उसका निकटवर्ती बाजार में उसका बेच देता है, और इस तरह से वह अर्थ लाभ की प्राप्ति करता है। कृषि का अगला रूप है रोपण कृषि। जैसे कि इसके नाम से आप परिचित हो रहेंगे, रोपण। इसमें फसलों का रोपण किया जाता है। कई तरह की ऐसी फसलें होती हैं जो रोपित फसलें होती हैं, जैसे धान है, रबड़ है, या अन्य तरह की फसलें हैं जो रोपित फसलों के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। कृषि का अगला रूप है फसल का विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का मुख्य उद्देश्य होता है फसल उत्पादन से अधिकाधिक लाभ यानी आर्थिक लाभ प्राप्त करना। इसमें कृषक अपने खेत से अधिकाधिक अन्न उत्पादन करता है, और उसका जो मुख्य उद्देश्य है वाणिज्यिक स्तर का होता है कृषि कार्य करने का। और कृषि का अगला जो रूप है वह है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में कृषक कृषि कार्य तो करता ही है, उसके साथ साथ वह पशुपालन कार्य भी करता है, और इस तरह से ये मिश्रित कृषि कहलाती है। कृषि का अगला रूप है डेयरी कृषि। डेयरी कृषि में मुख्य रूप से पशुओं का पालन किया जाता है। सामान्य रूप में देखा जाए तो डेयरी का कार्य मुख्य रूप से नगरीय क्षेत्रों अथवा औद्योगिक क्षेत्रों के चारों ओर किया जाता है, अथवा नगरों के निकटवर्ती क्षेत्र में डेयरी कार्य किया जाता है। डेयरी कार्य में पशुओं को पालने का मुख्य उद्देश्य होता है पशुओं से अधिक दुग्ध की प्राप्ति करना। आगे है कृषि का प्रकार भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय कृषि मुख्य रूप से भूमध्य सागर के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती है, या निकटवर्ती जो देश हैं, कंट्री हैं, वहाँ पर भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता के कारण उन क्षेत्रों में रसदार खट्टे फलों का उत्पादन किया जाता है। कृषि का अगला प्रकार है बाजार के लिए सब्जी एवं उद्यान कृषि। यानी कृषि के इस प्रकार में कृषि फसलों के अंतर्गत मुख्य रूप से सब्जियों आदि का उत्पादन किया जाता है, और इस तरह की कृषि है वह नगरों के निकटवर्ती भूभाग या कृषि क्षेत्र में की जाती है। कृषि का अगला प्रकार है सहकारी कृषि।
इसे कोऑपरेटिव फार्मिंग भी कहा जाता है। इसमें कृषकों का एक समूह जब अपनी कृषि से अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए अपनी इच्छा से एक सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य करता है तो वह सहकारी कृषि यानी कोऑपरेटिव फार्मिंग कहलाती है। कृषि का अगला प्रकार है सामूहिक कृषि। सामूहिक कृषि में वह कृषि सम्मिलित की जाती है जिसमें उत्पादन के साधनों का संपूर्ण स्वामित्व समाज एवं सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। सामूहिक कृषि यानी कलेक्टिव फार्मिंग कहलाती है। आगे है खनन। यह भी प्राथमिक क्रिया का महत्वपूर्ण प्रकार है। खनन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। धरातलीय खनन होता है यानी धरातलीय खनन विधि। इसमें खनन कार्य धरातलीय सतह पर किया जाता है। इसमें खनिजों आदि की प्राप्ति धरातलीय सतह से की जाती है। और दूसरा होता है भूमिगत खनन। भूमिगत खनन विधि में मुख्य रूप से जैसे कि धरातलीय सतह हमारी है और खनिज हमारे धरातल की सतह के नीचे हैं, तो उस स्थिति में एक कुआं खोदा जाता है। उस कुएं में जाकर खान श्रमिक या खनन श्रमिक खनन कार्य करते हैं। जैसे ये खनन कार्य करते हैं, इस तरह से खनिजों निकाल कर ये धरातलीय सतह पर लाते हैं। तो ये खनन प्रकार मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।